आगे मैंने मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करवा दिया, तो दो आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो चुका है। एक है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और दूसरा है मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पुनः मैं अगला जो वर्गीकरण है स्वरों का, अगला जो वर्गीकरण है वह है जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। निश्चित जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो मुखावयव कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। उसमें जीव का भी अपना एक अलग महत्व है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ सक्रिय होती है उनका नाम दे दिया जिह्वा की सक्रियता के आधार पर, जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिस प्रकार से पूर्व में हम स्वरों को उत्पत्ति या स्रोत, मात्रा काल के आधार पर वर्गीकृत कर चुके हैं, उसी प्रकार से जो स्वरों का तीसरा वर्गीकरण रूप है वह है जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमारी जो जीभ है उसे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। जहां से जीभ का मूल उसे कहते हैं जिह्वा मूलीय पश्य स्वर। तो जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वरों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो जिह्वा है उसके तीन भाग हैं, एक जिह्वा का अग्रभाग, एक जिह्वा का मध्य भाग और एक जिह्वा का पश्य भाग, जिसे मूल जिह्वा है। तो तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है जिह्वा मूलीय अग्रस्वर, अग्रस्वर। दो है जिह्वा मूलीय मध्य स्वर। तीन है जिह्वा मूलीय पश्य स्वर। यानी स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ किस प्रकार से सक्रिय होती है उसको तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। जिह्वा मूलीय अग्रस्वर, जिह्वा मूलीय मध्य स्वर एवं तीसरा जो है जिह्वा मूलीय पश्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग मीन्स नोक, यानी जीभ की जो नोक सक्रिय रहती है उन्हें कहते हैं जिह्वा मूलीय अग्रस्वर। यह तो है नहीं कि जीभ हमारी नीचे तक ना, जीभ यहां पर, यह जिह्वा का मूल है और यहीं से जिह्वा आती है और यह इसका अंत रूप है। इसे हम अग्र कहते हैं और जिह्वा का जो मध्य भाग होता है उसे मध्य कहते हैं और जो जिह्वा का मूल होता है उसे हम पश्य कहते हैं। तो जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वरों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है जिह्वा मूलीय अग्रस्वर, एक है जिह्वा मूलीय मध्य स्वर, एक है जिह्वा मूलीय पश्य स्वर।
वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग, अग्रभाग मीन्स नोक, ये सक्रिय रहता है, उन्हें कहते हैं जिह्वामूलीय अग्रस्वर। अब स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ किसी ना किसी रूप में जो अग्रभाग सक्रिय रहता है उसे कहते हैं जिह्वामूलीय अग्रस्वर। अब आप स्वरों का उच्चारण कीजिए, निश्चित है कि 11 जो स्वर हैं उनका उच्चारण जब हम करेंगे तो निश्चित है कि जीभ का जो अग्रभाग सक्रिय रहता है वही जिह्वामूलीय अग्रस्वर है, फैक्ट है। अब देखिए, मैंने किया उच्चारण, ए आ ई उ री, ए आई ओ औ। तो जिन इन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का जो अग्रभाग है वो सक्रिय रहता, वो जिह्वामूलीय अग्रस्वर हैं। निश्चित है कि आप ई का उच्चारण कीजिए, ई का उच्चारण करेंगे तो जीभ की जो नोक है वो आपके जो दांत है उससे थोड़ा सा इस तरीके से, देखो, ई ई री, री पर तो बिल्कुल पूरी तरह से जो जीभ का अग्रभाग है वह ऊपर जाकर के स्पर्श करके कंपन करता है, इसलिए ए आई। तो ए आई का जब उच्चारण करोगे तो निश्चित है आपका जीभ का जो नोक है वह आपके दांतों से रगड़, हल्की सी रगड़ करता है। तो देखिए, ई ई री, ए आई, संख्या कितनी हो गई? 5। तो जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वरों को जिह्वामूलीय जो अग्रस्वर माना गया है उनकी संख्या है 5, जिनमें ई ई ई ई का उच्चारण करें तो निश्चित है कि हमारे जीभ का जो अग्रभाग है वो हमारे दांत पर इस प्रकार से थोड़ी रगड़ करता है। उच्चारण करके देखिए, निश्चित है कि आपकी जो जीभ है उसका अग्रभाग थोड़ी सी रगड़ करता है। जैसे हमने उच्चारण किया ई ई री, री पर मैंने पहले भी बताया, ए आई पर भी थोड़ी रगड़ करता है, इसलिए जिह्वामूलीय अग्रस्वरों की संख्या 5 है, जिनमें आपके सामने ई री, ए और आई। जिह्वामूलीय मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है, मध्य भाग का मतलब होता है ये, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है उन्हें कहते हैं जिह्वामूलीय मध्य स्वर। और जिह्वामूलीय मध्य स्वर की संख्या मात्र 1 है, जिसे हम कहते हैं ए। चाहे आप किसी भी रूप में वर्गीकरण कर रहे हो, लेकिन संख्या का ध्यान आपको अवश्य होना चाहिए। अगर आपको संख्या का ध्यान है तो आप निश्चित रूप से उसका वर्गीकरण आप निसंकोच रूप से कर दोगे, अन्यथा आपको परेशानी आएगी। इसलिए मैंने बताया आपके लिए कि जिह्वामूलीय अग्रस्वरों की संख्या 5 है। अब 5 आते ही आप देखने लग जाओगे वो 5 है कौन कौन से। भाई स्वरों की संख्या 11 है, अब 11 में से अग्रस्वर 5 बता दिए, जिह्वामूलीय अग्रस्वर 5 बता दिए, तो निश्चित है उन 5 की खोज करेंगे वो 5 है कौन से। तो आपके सामने ई री, ए और आई, ये 5 जो स्वर हैं ये जिह्वामूलीय अग्रस्वर हैं। जिह्वामूलीय मध्य स्वर ए है। अगर आप ए का उच्चारण करेंगे, वास्तविक तौर से देखो, आप कहते हैं हिंदी में प्रयोगशाला नहीं होती, लेकिन आप स्वयं ही प्रयोगशाला हो हिंदी के। आप उच्चारण कीजिए, बोले ए का जब आप उच्चारण करोगे तो निश्चित है कि जीभ का जो मध्य भाग है वो थोड़ा सा इस तरीके से बीच में से मूवमेंट करेगा, तो हल्का सा हिलेगा, थोड़ा मोटा होगा वो, तो उसे कहते हैं दिव्य। आप उच्चारण करके देख लीजिए, बोले उच्चारण किया मैंने ए का उच्चारण किया, निश्चित है कि जीभ का जो मध्य भाग है वो सक्रिय हुआ और वो थोड़ा सा मोटा हो गया। वही
उसको नाम दे दिया साहब जिह्वा मूलीय मध्य स्वर। और अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्न में से जिह्वा मूलीय मध्य स्वर है, तो आप निसंकोच होकर, जब आपको पता है कि जिह्वा मूलीय मध्य स्वर केवल एक होता है, तो उसका नाम ले लीजिए आप ए। अब जब जिह्वा की सक्रियता के आधार पर, जिह्वा की सक्रियता के आधार पर जब स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, जिसमें जिह्वा मूलीय अग्रस्वर, जिह्वा मूलीय अग्रस्वर 5 हैं और जिह्वा मूलीय मध्य स्वर 1 है, तो निश्चित है कि जिह्वा मूलीय जो आपके पश्य स्वर हैं उनकी संख्या 5 ही होगी, जिनमें अब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीव का मूल, जीव का अंतिम भाग जो सक्रिय रहता है, जो पश्य भाग सक्रिय रहता है, उसे कहते हैं जिह्वा मूलीय पश्य स्वर। तो जिह्वा मूलीय जो पश्य स्वर है उनकी संख्या 5 मानी गई है, जिसमें जब जिह्वा मूलीय मध्य स्वर ए है तो जिह्वा मूलीय पश्य स्वर आ, आ, ऊ, ऊ, ओ, औ। संख्या हो गई 5। इस चीज का मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिह्वा मूलीय पश्य स्वरों की संख्या 5 है, और आप देख लीजिए कि स्वरों की संख्या 11 है, तो आप काउंटिंग कर लीजिए, गिनिए आप, 5, 1, 6 और 5 11, और स्वरों की संख्या वही 11 है। जिह्वा मूलीय पश्य स्वरों की संख्या 5 है, जिह्वा मूलीय मध्य स्वरों की संख्या 1 है, और जिह्वा मूलीय अग्र स्वरों की संख्या 5 है। इसलिए जिह्वा की सक्रियता के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। जिह्वा मूलीय अग्रस्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है, इन्हें कहते हैं जिह्वा मूलीय अग्रस्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है उन्हें कहते हैं जिह्वा मूलीय मध्य स्वर, और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पश्य भाग सक्रिय रहता है उन्हें कहते हैं जिह्वा मूलीय पश्य स्वर। गिनना हो 5, 1, 6 और 5 11, और स्वरों की संख्या 11 है। इसलिए तीसरा जो विद्वानों ने वर्गीकरण किया कि जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, वह 3 भागों में किया गया है। नंबर 4 जो विद्वानों ने स्वरों का वर्गीकरण किया है वह है ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति, के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यह स्वरों का चौथा रूप माना गया है। और ओष्ठाकृति के आधार पर भी स्वरों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप निसंकोच होकर कह देना कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है वृत्ताकार,
स्वर जिन्हें वृत्ति स्वर कहते हैं, वृत्ताकार स्वर जिन्हें वृत्ति स्वर कहते हैं। दूसरा है अवृत्ताकार, अवृत्ताकार या अर्वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठों की आकृति गोल हो जाती है, बिल्कुल गोल, इस तरीके से जिन स्वरों का उच्चारण करते समय स्वरों की आकृति गोल हो जाती है, उन्हें कहते हैं वृत्ताकार स्वर। और वो आकृति इस प्रकार की होती है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठों की आकृति गोल हो जाती है, उन्हें कहते हैं वृत्ताकार स्वर। और जिन स्वरों की आकृति, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठों की आकृति फैल जाती है, इस तरीके से हो जाती है, उन्हें कहते हैं अवृत्ताकार स्वर, जिन्हें अर्धवृत्ताकार भी स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठों की आकृति बिल्कुल गोल, वृत्ताकार, पेन है, इस तरीके से फिट, बिल्कुल गोल हो जाती है, उन्हें कहते हैं वृत्ताकार स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठों की आकृति फैल जाती है, फिक्के हो जाती है, इस प्रकार से खुल जाती है, उन्हें कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। आप ही बताइए, मैं आपके सामने उच्चारण कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि हिंदी में प्रयोगशाला नहीं होती, लेकिन इन जो वर्ण विचार है, वर्णों को पढ़ते समय व्यक्ति को अपने स्वयं को ही प्रयोगशाला बना करके उनका उच्चारण करना चाहिए। मैं उच्चारण कर रहा हूं, मेरे ओठों की आकृति को देख करके आप ही बताइए कि वृत्ताकार स्वर कौन से हैं, अवृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार स्वर कौन से हैं, ओठों की आकृति को देख करके। मैं बोल रहा हूं, आपको बताना है, केवल आपको उच्चारण करना है वृत्ताकार और अवृत्ताकार, और देख करके निश्चित है आप पहचान पाओगे। क्यों? कि आपको ओठ ही तो देखने। जिन स्वरों का उच्चारण मैं करूं और गोल ओठों की आकृति हो जाती है, निश्चित है वो वृत्ताकार है। और जिन स्वरों का मैं उच्चारण करूं और ओठों की आकृति फैल जाती है, अवृत्ताकार है। तो मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप देख करके, मेरे ओठों को देख करके आप उसको स्पष्ट कीजिए कि वृत्ताकार है या अवृत्ताकार है। काउंटिंग करना आप। मैं बोल रहा हूं, ओठों की आकृति को देखना। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। आपको दिखाई दिया होगा कि निश्चित है कि जो वृत्ताकार जो स्वर हैं, वृत्ताकार जो स्वर हैं, उनकी संख्या 4 है। इस प्रकार से जो ओठों की आकृति हुई है गोल, बिल्कुल, उन्हें कहते हैं वृत्ताकार स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण जो किया गया है, जिन स्वरों का जो उच्चारण किया गया है और उनमें ओठों की आकृति इस प्रकार से फैली हुई दिखाई दी है, उन्हें कहते हैं अवृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार स्वर। इसलिए जब मैंने स्वरों का उच्चारण किया तो ओठों की आकृति को देख करके आपने बताया कि 4 हैं सर, बिल्कुल 4 ही हैं। जब हमने उच्चारण किया तो उसमें ऊ, ओ, औ संख्या 4 है। इन्हें वृत्ति स्वर कहते हैं।
ओष्ठाकृति के आधार पर जो वृत्ताकार स्वर हैं उनकी संख्या 4 है। और अवृत्ताकार स्वर, आप ही ने मेरी तरफ इशारा किया कि सर अवृत्ताकार स्वरों की संख्या 7 है। बिल्कुल फैक्ट, क्योंकि इन 7 का जब हमने उच्चारण किया है तो जो स्वर हैं, जो हमारे ओठों की आकृति है, वो इस तरीके से फैल गई। इसलिए वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4 है, तो अवृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार स्वरों की संख्या 7 हुई। अब उन 7 में आप देखिए, जब ए का उच्चारण किया तो ए इस तरीके से मुंह की आकृति फैली, आ मुंह की आकृति फैली, ई मुंह की आकृति फैली, ई मुंह की आकृति फैली, री इसमें भी मुंह की आकृति फैली, ए आई काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या हुई 7। मैं आपसे पुनः कहता हूं कि चाहे किसी भी आधार पर आप किसी भी स्वर का वर्गीकरण करो, व्यंजन का वर्गीकरण करो, किसी का भी वर्गीकरण करो, निश्चित है कि आपको उनकी संख्या अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है वृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठों की आकृति गोल हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है, उन्हें कहते हैं वृत्ताकार स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठों की आकृति फैल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अवृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार स्वर कहते हैं। वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4 है और अवृत्ताकार स्वरों की संख्या 7 है। 7 और 4 11 और स्वरों की संख्या वही 11 मानी गई है। निश्चित है कि ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है, ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है, वो हमारा फैक्ट है। क्यों कि 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक वृत्ताकार स्वर हैं और दूसरे अवृत्ताकार स्वर हैं। वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4 है और अवृत्ताकार स्वरों की संख्या 7 है, तो 7 और 4 11 और स्वरों की संख्या 11 है। इसलिए यह हमारा वर्गीकरण फैक्ट है। विद्वानों ने अगला जो स्वरों का वर्गीकरण किया है वह है मुखाकृति के आधार पर। पांचवा जो वर्गीकरण किया है वह है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी प्राणवायु को मुख की किस आकृति के आधार पर बाहर निकाला जाए वह होता है मुखाकृति। यानी किस प्रकार का मूवमेंट, किस प्रकार की कला, किस प्रकार का मुंह का आकार बनाया जाता है, वह होता है मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है संवृत स्वर, संवृत स्वर। एक है अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। तीसरा है विव्रत स्वर, और चौथा है अर्धविव्रत स्वर।
तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक है समृत स्वर, दूसरा है अर्धसमृत स्वर, तीसरा है विव्रत स्वर और चौथा है अर्धविव्रत स्वर। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि समृत किसे कहते हैं, अर्धसमृत किसे कहते हैं, विव्रत किसे कहते हैं और अर्धविव्रत किसे कहते हैं। समृत का मतलब होता है भींचकर, भींचकर। जो शरीर के अंग हैं उनको बिल्कुल, मांसपेशियों को बिल्कुल खींच करके प्राणवायु को बाहर निकालो। तो जब प्राणवायु को, मांसपेशियों को खींच करके, शरीर के अवयवों को खींच करके प्राणवायु को बाहर निकालेंगे तो निश्चित है कि प्राणवायु का जो मार्ग होगा वो सकरा हो जाएगा। आप शरीर को थोड़ा खिंचाव कीजिए, निश्चित है कि जो शरीर की जो प्राणवायु को निकालने का जो मार्ग है वो बिल्कुल सकरा हो जाता है। तो समृत का मतलब होता है सकरा, सकरा या छोटा, छोटा। तो परिभाषा अपने आप प्रकट हो गई, परिभाषा अपने आप सिद्ध हो गई कि अपने आप समृत वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को सक्रिय मार्ग से बाहर निकाला जाता हो, उन्हें कहते समृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय प्राणवायु को सक्रिय मार्ग से, स्वर तंत्रियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता हो, मुखावयव से बाहर निकाला जाता हो, उन्हें कहते हैं अपन समृत स्वर। भींच करके, और निश्चित है कि स्वरों की जब हम उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को आप सक्रिय मार्ग से बाहर निकालिए। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को सक्रिय मार्ग से बाहर निकाला जाता है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को सक्रिय मार्ग से बाहर निकाला जाता है, उन्हें कहते हैं समृत स्वर। अब आप उच्चारण कीजिए, निश्चित है मैं आपके सामने उच्चारण कर रहा हूं, आप यहां पे हाथ भी लगाइए और जिन स्वरों का उच्चारण करें और एकदम हाथ आगे की तरफ आए, इस तरीके से समझ लीजिए कि वे समृत स्वर हैं। मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप मेरा यहां ध्यान रखें, क्यों कि प्रत्येक वर्ण ध्वनि कोई भी हो उसका उद्गम स्थल नाभि है। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को सक्रिय मार्ग से बाहर निकाला जाता है, उसे हम समृत स्वर कहते हैं। और हम इनका उच्चारण करेंगे तो निश्चित है कि शरीर का जो आपकी पेशी है उनको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। तो मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप ही पहचानना। मैं हाथ यहां रखूं और एकदम हाथ जब आगे की तरफ आए, उनको पहचान लेना कि समृत स्वर कौन से हैं। मैंने उच्चारण किया ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। तो आपने पहचाना, यानी ई, उ और री, निश्चित है इनका उच्चारण करेंगे अपने आप अपन का हाथ आगे आएगा, जैसे ई, उ, री। ये अगर हम सक्रिय मार्ग से निकालेंगे, निश्चित है कि आपका जो हाथ है वो आपके यहां से आगे की तरफ आएगा, और आया भी है। आप इन पांचों का उच्चारण कीजिए, पांचों स्वरों का, निश्चित है कि आपका जो हाथ है वो आगे आएगा। किया मैंने, ई, उ,
री, तो 5, इनकी संख्या 5 है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि समृत स्वरों की संख्या है तो आपको निसंकोच होकर के उत्तर देना होगा कि 5। पूछे समृत किसे कहते हैं, कि वे ध्वनि जिनका उच्चारण सक्रिय मार्ग से, प्राणवायु को सक्रिय मार्ग से निकाल करके किया जाता है, उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, समृत कहते हैं। दूसरा कहता है कि अर्ध समृत, बिल्कुल कह रहा है इससे, यह कहता है समृत यानी सकरा, और यह कहता है अर्ध समृत यानी आधा, आधा खुला हुआ। अब निश्चित है कि आपको नाम से ही विदित हो रहा है समृत, समृत यानी सकरा, और यह कह रहा है कि अर्ध समृत। अरे भाई एतेक मत भीच, थोड़ा कम, थोड़ा कम। निश्चित है कि इतेक मत भी थोड़ा कम। तो जो प्रक्रिया पहले थी वही, ये 5 स्वर जो हैं ये समृत हैं। इनमें मैंने हाथ यहां रखा तो वो एकदम इस तरीके से हाथ को बाहर फेंका तो वो हुए समृत। अब आपको बड़ी गहनता से देखना है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय यह हाथ मामूली सा आगे आए, ऐसे नहीं जैसे इनमें आया, थोड़ा आगे आए, इनको छोड़ दीजिए आप। समृत को आपको निश्चित हो गए कि समृतों की संख्या कितनी है, 5 है, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। अब स्वरों की संख्या 11 है तो 5 को हटा दीजिए। अब जितने स्वर रहे 7 स्वर रहे। उन 7 स्वरों में से अर्ध समृत स्वर कौन है आपको देखना है। मैं उच्चारण करूं, आप बताइए। मैं यहां पे हाथ रखा हुआ है और एकदम जो हाथ आगे जाए वो समृत है, लेकिन धीरे से जाए वो अर्ध समृत है। तो आपको देखना है अर्ध समृत जो स्वर हैं उनकी पहचान करनी है आपको। हाथ थोड़ा आगे आएगा, इनको छोड़ दीजिए आप, ये तो आपके समृत हो गए। अब ये 7 यानी 7 रहे, अब यहां 7, उन 7 से देखना है। मैं उच्चारण कर रहा हूं, आपको देखना है। ए आ ई ई ऊ ऊ री। अब देखना, ए आई ओ औ। तो निश्चित है कि ए और ओ, ए और ओ स्वरों का जब हमने उच्चारण किया तो जो हमारा हाथ है वो धीरे से बाहर आया, ए ओ। तो इनकी संख्या हुई 2। अर्ध समृत वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को समृत से थोड़ा खोल करके बाहर निकाला जाता हो, उन्हें कहते हैं अर्ध समृत स्वर, और इनकी संख्या 2 है। इसी प्रकार से विव्रत, विव्रत का मतलब होता है, विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ, फटा हुआ, खुला हुआ या फटा हुआ, उन्हें कहते हैं विव्रत। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय प्राणवायु को पूरी तरह से, मुखावयव को, स्वर तंत्रियों को खोल करके बाहर निकाला जाता हो, उन्हें कहते हैं विव्रत। विव्रत का मतलब होता है फटा हुआ, पूरी तरह से फटा हुआ। अब आप देखिए इन 11 स्वरों में से ऐसा स्वर कौन सा है जिसका उच्चारण करते समय मुंह पूरी तरह से खुल जाए। इन 11 स्वरों में से वह स्वर कौन सा है जिनका उच्चारण करते समय मुंह की आकृति पूरी तरह खुल जाती है, और वह एकमात्र स्वर है, उसका नाम है आ। हमने उच्चारण किया आ, पूरी तरह से हमारे मुंह की आकृति जितनी भी होती है वह पूरी तरह से खुल जाती है, बोले आ। ये इसकी संख्या है 1। अब जब मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें समृत स्वरों की संख्या 5 हो गई, अर्ध समृत स्वरों की संख्या 2 हो गई और विव्रत स्वरों की संख्या 1 हो गई।
अर्धविव्रत स्वरों की संख्या आपके जहन में अपने आप आई होगी कि 3 है। और अर्धविव्रत का मतलब होता है इतना मत खोलो जितना आपने विव्रत में खोला है। मुंह को इतना मत खोलो जितना आपने विव्रत में खोला है। अर्धविव्रत यानी आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ। तो अर्धविव्रत आधा खुला हुआ है, तो जब विव्रत में आ रहा है तो निश्चित है आ का छोटा भाई ए। और अब जो आई और औ, आई और औ, इसलिए इनकी संख्या 3 हो गई। इनकी संख्या 3 हो गई। पुनः आप काउंटिंग कीजिए, 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11 और स्वरों की संख्या 11 है। इसलिए मुखाकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वह आपका बिल्कुल फैक्ट। क्योंकि मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में, जिसमें एक समृत, एक अर्धसमृत, एक विव्रत और एक अर्धविव्रत, जिसमें समृत की संख्या 5 है, अर्धसमृत की संख्या 2 है, विव्रत की संख्या 1 है और अर्धविव्रत की संख्या 3 है। इस प्रकार से यह स्वरों का 5वां वर्गीकरण हुआ।